गर्भस्थ शिशु का इच्छानुवर्ती निर्माण। महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार कुपित होकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर आग्नेयास्त्र प्रयोग किया। परीक्षित माँ के उदर में ही असह्य पीड़ा से जलने लगा। माँ ने भी उसे जाना। उन्होंने संपूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा का स्मरण किया। तब उस बच्चे की रक्षा हो पाई। गर्भस्थ शिशु को कोई अस्त्र तब तक नहीं छेद सकता जब तक माँ का शरीर न छिदे। दरअसल आग्नेयास्त्र मंत्र शक्ति थी जो संकल्प शक्ति के द्वारा चलाई गई थी। बाहरी व्यक्ति द्वारा दूर से संकल्प प्रहार से यदि गर्भस्थ बच्चा जल और मर सकता है और फिर परमेश्वर के प्रति अटल विश्वास और रक्षा की भावना से उस बच्चे को बचाया जा सकता है, तो उसके शरीर और मनोभूमि में भी इच्छानुवर्ती परिवर्तन लाया जा सकता है। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की पूर्व घोषणा कर देती थी। फिर उसी प्रकार निरंतर चिंतन, क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार और व्यवहार बर्ताव अपनाती थीं, जिससे बच्चा उसी मनोभूमि में ढल जाता था जिसमें वह चाहती थी। प्रसिद्ध घटना है कि उनके पहले सभी बच्चे ज्ञानी, संत और ब्रह्मनिष्ठ होते गए। अपने पति की प्रार्थना पर उन्होंने अंतिम गर्भस्थ बच्चे को राजनेता के अनुरूप ढाला। उसी ने पिता का राज्य सिंहासन संभाला और कुशल राजनीतिज्ञ हुआ। डॉक्टर फाउलर ने इस संबंध में काफ़ी खोज की है। गर्भावस्था में भी गर्भिणी के हाव भाव का बच्चे के शरीर और मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में उनके पास कई प्रमाण हैं। प्रत्यक्षदर्शी घटना का वर्णन करते हुए फाउलर लिखते हैं, एक स्त्री अपने बच्चे को नींद लाने वाली गोली देकर किसी आवश्यक कार्य से बाहर चली गई। लौटने पर वह बच्चा मरा पाया गया। स्त्री को इससे बहुत दुख हुआ और वह शोक मग्न रहने लगी। उसी अवस्था में उसने दूसरी बार गर्भ धारण किया। पहले बच्चे के प्रति उसका शोक ज्यों का त्यों बना रहा, इसलिए दूसरा लड़का रोगी हुआ। दूसरे वर्ष ही उसकी मस्तिष्क रोग से मृत्यु हो गई। अब वह और दुखी रहने लगी। इस अवस्था में तीसरा पुत्र हुआ। वह हठी, सुस्त और कमजोर हुआ। दांत निकलते समय उसकी भी मृत्यु हो गई। चौथा पुत्र भी ऐसे ही गया, किंतु पांचवी बार उसकी परिस्थितियों में सुखद परिवर्तन आए, जिससे उस स्त्री की मानसिक प्रसन्नता बढ़ी। वह पहले की तरह हंसने खेलने लगी। इस बार बच्चा हुआ, वह पूर्ण स्वस्थ, निरोग और कुशाग्र बुद्धि का हुआ। डॉक्टर फाउलर का मत है कि क्रोध, आश्चर्य, घृणा, अहंकार, गंभीरता आदि के अवसर पर माता की नासिका, मुख और आकृति में जैसे परिवर्तन, उठाव गिराव होते हैं, वैसे ही बच्चे की नाक, मुंह, माथे आदि अवयवों की शक्ल भी बनती है। गर्भाधान के बाद स्त्री प्रसन्न नहीं रहती, शोक या चिंताग्रस्त रहती है, तो बालक के मस्तिष्क में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यदि 4 वर्ष के बच्चे के सिर का व्यास 20 इंच से अधिक हो तो मानना चाहिए कि वह जल संचय का शिकार हुआ है। उसकी माँ गर्भावस्था में दुखी रही है। भय, विक्षेप, अशुभ चिंतन, उत्तेजना से जिस तरह अंगों में भद्दापन, बेडौल और खराब मुखाकृति बनती है, उसी तरह शुभ संकल्प और प्रसन्नतापूर्ण विचारों से बच्चा स्वस्थ, सुंदर और चरित्रवान बनता है। इसीलिए कहा जाता है, गर्भावस्था में माँ को सत्य भाषण, उत्साह, प्रेम, दया, सुशीलता, सौजन्यता, धर्माचरण और ईश भक्ति का अनुगमन करना चाहिए। यह बच्चे होनहार और प्रतापी होते हैं, जबकि क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्विग्नता आदि अधम वृत्तियों से बच्चे भी अधम, उत्पाती,
स्वेच्छाकारी होते हैं। गलत खान पान भी उसमें सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बातें गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती हैं, उनमें से वातावरण मुख्य है। ध्रुव ऋषि आश्रम में जन्मे थे। उनकी माता सुनीति बड़े नेक स्वभाव और ईश्वर भक्त थीं। ध्रुव के महान तेजस्वी होने में वातावरण भी मुख्य सहायक था, जबकि उत्तानपाद के दूसरे बेटे में वैसी तेजस्विता न उभर सकी। एक पाश्चात्य डॉक्टर ने वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार किया। एक बार एक कमरे का फर्श और दीवार सबको नील पोत कर नीला कर दिया। उस कमरे में श्वेत रंग के खरगोशों का एक जोड़ा रखा गया। कुछ समय बाद खरगोश के 2 बच्चे हुए। दोनों के बालों में नीले रंग की झलक थी। इससे पता चलता है कि बच्चे के मस्तिष्क में ही नहीं, वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव स्थूल अंगों पर भी पड़ता है। गर्भवती का निवास ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां चारुता हो, मोहकता और आकर्षण हो। हरे बगीचे, केले, फलों आदि से घिरे स्थान, देवस्थान और विशेष रूप से सजे सजाए साफ सुथरे स्थान गर्भस्थ बच्चों पर सुंदर प्रभाव डालते हैं। स्पेन के किसी अंग्रेज परिवार में एक बार एक स्त्री गर्भवती हुई। गर्भवती जिस कमरे में रहती थी, उसमें अन्य चित्रों के साथ एक इथोपियन जाति के बहादुर का चित्र लगा हुआ था। वह चित्र उस स्त्री को अति प्रिय था। कमरे में वह उस चित्र को बहुत भावनापूर्वक देखा करती थी। दूसरे काम करते समय भी उसे चित्र का स्मरण बना रहता था। अंत में जब उसे बालक जन्मा तो उसके माता पिता अंग्रेज होते हुए भी लड़की की आकृति और वर्ण इथोपियनों जैसा ही था। उस चित्र की मुखाकृति से बिल्कुल मिलता जुलता उसी के अनुरूप था। घरों में भगवान के महापुरुषों के चित्र लगाए भी इसीलिए जाते हैं कि उनकी आकृतियों से निकलने वाले सूक्ष्म भावना प्रवाह का लाभ मिलता रहे। वातावरण के अतिरिक्त गर्भिणी के साथ किए गए व्यवहार, बर्ताव और बातचीत का भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध, मारपीट, धमकाना, डांटना, दबा कर रखना आदि कुटिलताओं का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार इस प्रकार के आचरण बहुत ही दुखदायी और कष्टप्रद परिलक्षित होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने समुद्री यात्रा के दौरान किसी बात से अप्रसन्न होकर अपनी गर्भवती पत्नी को जोर का धक्का मारा। गिरते गिरते जहाज की जंजीर हाथ में पड़ गई। इससे वह गिरने से संभल गई, किंतु वह व्यक्ति बड़ा क्रूर निकला। उसने छुरे का वार किया, जिससे उस स्त्री की जंजीर पकड़े हुए हाथ की 3 उंगलियां कट गईं। वह स्त्री समुद्र में चली गई। जहाज के चले जाने पर कुछ मल्लाहों ने उसकी रक्षा की। बाद में उस स्त्री को जो संतान हुई, उसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी 3 उंगलियां ही नहीं थीं और वह बालक मानसिक दृष्टि से अपूर्ण, क्रोधी और शंकाशील स्वभाव का था। धमाका पैदा करने वाला ऐसा कोई व्यवहार गर्भवती से नहीं करना चाहिए जिससे मस्तिष्क में तीव्र आघात लगे। इससे बच्चे के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों के मानसिक निर्माण में माता पिता की घनिष्ठता, प्रगाढ़ प्रेम, परस्पर विश्वास का सबसे सुंदर प्रभाव पड़ता है। सच बात तो यह है कि माता पिता का संकल्प बच्चे को उसी प्रकार पकाता है जिस प्रकार मादा कछुआ पानी में रहकर रेत में रखे अपने अंडों को पकाती है। दिव्य गुणों का बच्चे में आविर्भाव ही प्रेम पूर्ण भावनाओं से होता है। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री पुरुष को अधिकांश समय साथ साथ बिताना चाहिए। पवित्र आचरण और प्रगाढ़ मैत्री रखनी चाहिए। ऐसे बच्चे शरीर से ही नहीं, मिजाज से भी पूर्ण स्वस्थ होते हैं। इस उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट होगी।
एक बार अंग्रेज ने किसी ब्राज़ील की लड़की से विवाह किया। लड़की का रंग सांवला था, पर उसमें मोहकता अधिक थी। पति पत्नी में घनिष्ठ प्रेम था, पर उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। कुछ समय पश्चात वह स्त्री मर गई। पति को बड़ा दुख हुआ। कुछ दिन बाद उसने दूसरा विवाह अंग्रेज स्त्री से किया। वह गौर वर्ण की थी, पर इस अंग्रेज को अपनी पूर्व पत्नी की याद बनी रहती थी, इसलिए वह अपनी नई पत्नी को भी उसी भाव से देखा करता था। इस स्त्री से एक कन्या उत्पन्न हुई जो ब्राज़ीलियन लड़की की तरह सांवली ही नहीं, मुखाकृति से भी मिलती जुलती थी। यह गर्भावस्था में पिता के मस्तिष्क में जमा हुआ पत्नी प्रेम का संस्कार ही था, जिसके कारण बालिका ने उसका रंग और आकार ग्रहण किया। इन समस्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि गर्भस्थ शिशुओं का इच्छानुवर्ती निर्माण संभव है। अपने रहन सहन, स्वभाव और संकल्पों को स्वस्थ और सुंदर बनाकर भावी बच्चों में भी स्वास्थ्य, सौंदर्य, सद्गुण, तेजस्विता और मनस्विता का विकास किया जा सकता है। यह बात माता पिता दोनों को मालूम होनी चाहिए। विज्ञान के इस दिशा में प्रयास। गर्भस्थ शिशु का इच्छानुवर्ती निर्माण करने की दिशा में अब विज्ञान भी सक्रिय हुआ है। पिछले दिनों संतान पर पड़ने वाले माता पिता के शरीर, रोग, स्वभाव और दोष गुण को लेकर जीव विज्ञान की एक शाखा जेनेटिक्स, जिसे जनन विज्ञान या आनुवंशिकी भी कह सकते हैं, का निर्माण हुआ। उसकी भी एक उपशाखा है यूजेनिक्स, जिसे हिंदी में सुप्रजनन अथवा नस्ल सुधार कह सकते हैं। में यह माना गया कि मनुष्यों की वर्तमान पीढ़ी से पूर्वज लंबाई, मजबूती, निरोगता, दीर्घ जीवन आदि सभी दृष्टि से बढ़े चढ़े थे और हम उनकी अपेक्षा कहीं अधिक निर्बल एवं रुग्णताग्रस्त हो गए हैं। इस कमी को पूरा करके पूर्वजों की अथवा उससे भी अच्छी स्थिति में पहुंचने की अपनी इच्छा स्वाभाविक है। यूजेनिक्स के अंतर्गत इसके लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मानसिक संरचना एवं व्यक्तित्व की अनेक धाराओं में भी ऐसे सुधार किए जाने अपेक्षित हैं जिनके आधार पर मनुष्य को सुविकसित कहा जा सके। अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोया जाए तो उससे मजबूत पौधा उगेगा और उस पर बढ़िया फल फूल आवेंगे। इस तथ्य से क्या शिक्षित क्या अशिक्षित सभी परिचित हैं। जिन्हें कृषि एवं उद्यान से अच्छा प्रतिफल पाने की आकांक्षा है, वे इस तथ्य पर आरंभ से ही ध्यान रखते हैं कि उत्पादन के मूलभूत आधारों को सतर्कता से जुटाया जाए और उनका स्तर ऊंचा रखा जाए। यो विवाह एक निजी मामला समझा जाता है और संतानोत्पादन को भी व्यक्तिगत क्रियाकलाप की परिधि में सम्मिलित करते हैं, पर वस्तुतः यह एक सार्वजनिक, सामाजिक एवं सार्वभौम प्रश्न है, क्योंकि भावी पीढ़ियों के निर्माण की आधारशिला यही है। राष्ट्र और विश्व का भविष्य उज्ज्वल एवं सुसंपन्न बनाने की प्रक्रिया धन समृद्धि पर नहीं टिकी हुई है, वरन इस बात पर निर्भर है कि भावी नागरिकों का शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक स्तर कैसा होगा। धातुएं, इमारतें या हथियार नहीं, वरन किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा वहाँ के नागरिक ही होते हैं। वे जैसे भी भले या बुरे होंगे, उसी स्तर का समाज, समय एवं वातावरण बनेगा। इसलिए भावी प्रगति की बात सोचने में हमें सुसंतति के निर्माण की व्यवस्था जुटाने की बात ध्यान में रखनी चाहिए। घरेलू पशुओं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों तक के बारे में हमारे प्रयास यही होते हैं कि उनकी संतानें उपयुक्त स्तर की हों। जिन्हें इस उद्देश्य को पूरा करने में रुग्ण, दुर्बल अथवा अयोग्य समझते हैं, उनका प्रजनन प्रतिबंधित कर देते हैं।
इस प्रतिबंधन प्रोत्साहन में उचित वंश वृद्धि की बात ही सामने रखी जाती है। क्या मानव प्राणी की नस्लें ऐसे ही अस्त व्यस्त बनने दी जानी चाहिए जैसे कि इन दिनों बन रही हैं? क्या इस संदर्भ में कुछ देखभाल करना या सोचना विचारना समाज का कर्तव्य नहीं है? क्या बच्चे मात्र माता पिता की ही संपत्ति हैं? क्या उनका स्तर समाज को प्रभावित नहीं करता? इन बातों पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि किसी राष्ट्र या समाज का भविष्य उसकी भावी पीढ़ियों पर निर्भर है। यदि सुयोग्य नागरिकों की जरूरत हो तो भोजन, चिकित्सा अथवा शिक्षा का प्रबंध भर कर देने से काम नहीं चलेगा। इस सुधार का क्रम सुयोग्य जनक जननी द्वारा सुविकसित संतान उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व निभाने से होगा। यह तैयारी विवाह के दिन से ही आरंभ हो जाती है। यदि पति पत्नी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति सुयोग्य संतान के उत्पादन तथा भरण पोषण के उपयुक्त नहीं है तो उनके द्वारा की जाने वाली वंश वृद्धि अवांछनीय स्तर की ही बनेगी और उनका दुष्परिणाम समस्त समाज को भुगतना पड़ेगा। वंशानुक्रम विज्ञान की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। जनन रस में पाए जाने वाले गुण सूत्रों को भावी पीढ़ियों के निर्माण का सारा श्रेय दिया जा रहा है। इन जीव कणों में हेर फेर करके ऐसे उपाय ढूंढे जा रहे हैं जिनके आधार पर मन चाहे आकार प्रकार की संतानों को जन्म दिया जा सके। इस अत्युत्साह में अभी तक आंशिक सफलता ही मिली है, क्योंकि गुणसूत्रों ने आकृति तक में अभीष्ट परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किया। फिर प्रकृति के परिवर्तन की तो बात ही क्या की जाए। प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों की अथवा विद्युत उपचार की ऐसी विधि व्यवस्था सोची जा रही है जिससे अभीष्ट स्तर की संतानें पैदा की जा सकें। इस दिशा में जी तोड़ प्रयत्न हो रहे हैं और सोचा जा रहा है कि बिना माता का स्तर सुधारे अथवा बिना वातावरण की चिंता किए वैज्ञानिक विद्या के आधार पर सुसंतति उत्पादन की व्यवस्था यांत्रिक क्रियाकलाप द्वारा संपन्न कर ली जाए। जनन रस में पाए जाने वाले गुणसूत्र में एक व्यक्त रूप डोमिनेंट है, दूसरा अव्यक्त रूप है रिसेसिव। व्यक्त भाग को भौतिक माध्यमों से प्रभावित किया जा सकता है और उस सीमा तक भले या बुरे प्रभाव संतान में उत्पन्न किए जा सकते हैं, पर अव्यक्त स्तर को केवल जीव की निजी इच्छा शक्ति ही प्रभावित कर सकती है। महत्वपूर्ण परिवर्तन इस चेतनात्मक परिधि में ही हो सकते हैं। इसके लिए रासायनिक अथवा चुंबकीय माध्यमों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए चिंतन को बदलने वाली अंतःस्फुरणा अथवा दबाव भरी परिस्थितियां होनी चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सोचा जाने लगा है कि माता पिता का स्तर सुधारे बिना सुसंतति की समस्या प्रयोगशालाओं द्वारा हल न हो सकेगी। वनस्पति अथवा पशुओं में सुधार और उत्पादन सरल है, पर मनुष्यों में पाई जाने वाली चिंतन तत्व में उत्कृष्टता भरने की आवश्यकता यांत्रिक पद्धति कदाचित ही पूरी कर सकेगी। गुण सूत्रों में हेर फेर करके तत्काल जिस नई पीढ़ी का स्वप्न देखा जा रहा है उसे म्यूटेशन, आकस्मिक परिवर्तन प्रक्रिया कहा जा सकता है। म्यूटेशन के संदर्भ में पिछले दिनों पैवलव, मैकडूगल, मॉर्गन, मुलर जैसे जीव वैज्ञानिकों ने अनेक माध्यमों और उपकरणों से विविध प्रयोग किए हैं। जनन रस को प्रभावित करने वाले उन्होंने विद्युतीय और रासायनिक उपाय अपनाए। सोचा यह गया था कि उससे अभीष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमता संपन्न पीढ़ियां उत्पन्न होगी, पर उनसे मात्र शरीर की ही दृश्य से थोड़ा हेर फेर हुआ। विशेषतया
बिगाड़ प्रयोजन में ही सफलता अधिक मिली। सुधार की गति अति मंद रही। गुणों में पूर्वजों के आनुवंशिक प्रभाव की अपेक्षा कोई अतिरिक्त सुधार संभव न हो सका। एक जाति के जीवों में दूसरे जाति के जीवों की कलमें लगाई गईं और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न की गईं। यह प्रयोग उसी जीवधारी तक अपना प्रभाव दिखाने में सफल हुए। अधिक से अधिक एक पीढ़ी कुछ बदली बदली सी जन्मी। इसके बाद वह क्रम समाप्त हो गया। घोड़ी और गधे के संयोग से उत्पन्न होने वाले खच्चर अगली पीढ़ियों को जन्म देने में असमर्थ रहते हैं। वर्ण संकर संतान उत्पन्न करके पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सशक्त और समर्थ पीढ़ियां उपजाने का उत्साह अब क्रमशः घटता चला जा रहा है। इस संदर्भ में प्रथम आवश्यकता तो यही रहती है कि प्रकृति एक ही जाति के जीवों में संकरण स्वीकार करती है। मात्र उपजातियों में ही प्रत्यारोपण सफल हो सकता है। यदि शरीर रचना में विशेष अंतर होगा तो संकरण प्रयोगों में सफलता न मिलेगी। दूसरी बात यह है कि काया की दृष्टि से थोड़ा सुधार इस प्रक्रिया में हो भी सकता है, गुणों में नहीं। वर्ण संकर गाय मोटी तगड़ी तो हुई, पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक दुधारू न बन सकी। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्कृष्टता जीव के अपने विकास क्रम के साथ जुड़ी हुई है। वह बाहरी उलट पुलट करके विकसित नहीं की जा सकती। सुसंतति के संबंध में वैज्ञानिक प्रयोग अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि रासायनिक हेरफेर करके शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत पीढ़ियां तैयार कर दें, पर उनमें नैतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक उत्कृष्टता भी होगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसी दशा में उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकने वाले नागरिकों का सर्वतोमुखी सृजन कहाँ संभव होगा। इस अत्युत्साह से अब वंशानुक्रम लगभग हतोत्साहित हो चला है और सोचा जा रहा है कि अभिभावकों को ही सुयोग्य बनाने पर ध्यान दिया जाए। एक ओर अयोग्य व्यक्तियों को अवांछनीय उत्पादन से रोका जाए, दूसरी ओर सुयोग्य, सुसंस्कृत एवं सुसंपन्न लोगों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विवाह निजी मामला न रहे, वरन सामाजिक नियंत्रण इस बात का स्थापित किया जाए कि शारीरिक ही नहीं, अन्य दृष्टियों से भी सुयोग्य और समर्थ को विवाह बंधन में बंधने और संतानोत्पादन के लिए स्वीकृति दी जाए। जर्मनी के 3 प्रसिद्ध जीव विज्ञानियों ने वंशानुक्रम विज्ञान पर एक संयुक्त ग्रंथ प्रकाशित किया। नाम है ह्यूमन हेरिडिटी। लेखकों के नाम हैं डॉक्टर आर्वेन वेवर, डॉक्टर अयोजिन फिशर और डॉक्टर फिट्स लेंज। उन्होंने वासना के उभार में चल रहे अंधाधुंध विवाह संबंधों के कारण संतान पर होने वाले दुष्प्रभाव को मानवीय भविष्य के लिए चिंताजनक बताया है। लेखकों का संयुक्त मत है कि अनियंत्रित विवाह प्रथा के कारण पीढ़ियों का स्तर बेतरह गिरता जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी दुखद बताया है कि निम्न वर्ग की संतानें बढ़ रही हैं और उच्च स्तर के लोगों की संख्या तथा संतानें घटती चली जा रही हैं। पीढ़ियों में आकस्मिक परिवर्तन, म्यूटेशन के विशेष शोधकर्ता टर्नियर का निष्कर्ष यह है कि मानसिक दुर्बलता के कारण गुण सूत्र में ऐसी अशक्तता आती है जिसके कारण पीढ़ियां गई गुजरी बनती हैं। इसके विपरीत मनोबल संपन्न व्यक्तियों की आंतरिक स्फुरना उनके जनन रस में ऐसा परिवर्तन कर सकती हैं जिससे तेजस्वी और गुणवान ही नहीं, शारीरिक दृष्टि से भी परिपुष्ट संतानें उत्पन्न हों।
वंश परंपरा से जुड़े हुए कुष्ठ, उपदंश, क्षय, दमा, मधुमेह आदि रोगों की तरह विधेयात्मक पक्ष यह भी है कि मनोबल के आधार पर उत्पन्न चेतनात्मक समर्थता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े और उसका सत्परिणाम शरीर, मन अथवा दोनों पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो सके। चमत्कारी आनुवंशिक परिवर्तन इसी आधार पर संभव है। मात्र रासायनिक परिवर्तन के लिए भौतिक प्रयास इस प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकते। यह तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि जिस प्रकार परिवार नियोजन के द्वारा अवांछनीय उत्पादन रोकने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार समर्थ और सुयोग्य संतानोत्पादन के लिए आवश्यक ज्ञान, आधार, साधन एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए। क्या मनुष्य पूर्वजों की प्रतिकृति है? आनुवंशिकी विज्ञान के अंतर्गत पिछले दिनों यह सिद्ध किया जाता रहा है कि प्राणी अपने पूर्वजों की प्रतिकृति होते हैं। माता पिता के डिंब कीट और शुक्र कीट मिलजुल कर भ्रूण कलल में परिणत होते हैं और शरीर बनना आरंभ हो जाता है। उस शरीर में जो मनः चेतना रहती है, उसका स्तर भी पूर्वजों की मनः स्थिति की भांति ही उत्तराधिकार में मिलता है। शरीर की संरचना और मानसिक बनावट के लिए बहुत हद तक पूर्वजों के उन जीवाणुओं को ही जिम्मेदार ठहराया गया है जो परंपरा के रूप में वंशधरों में उतरते चले आते हैं। इस प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अपने आप में कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्वजों के ढांचे में ढला हुआ एक खिलौना मात्र है। यदि संतान को सुयोग्य सुविकसित बनाना हो तो वह कार्य पीढ़ियों पहले आरंभ किया जाना चाहिए, अन्यथा सांची में ढले हुए इस खिलौने में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो सकेगा। आनुवंशिकी का प्रतिपादन जहाँ तक मानव प्राणी का संबंध है बहुत ही अपूर्ण और अवास्तविक है। पशु पक्षियों में एक हद तक यह बात सही भी हो सकती है, पर मनुष्य के लिए यह कहना अनुचित है कि वह पूर्वजों के सांचे में ढला हुआ एक उपकरण मात्र है। यह मानवीय इच्छा शक्ति, विवेक बुद्धि, स्वतंत्र चेतना और आत्मनिर्भरता को झुठलाना है। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मनोविज्ञानवेत्ता वातावरण एवं परिस्थितियों के उत्थान पतन का कारण बताते रहे हैं। आत्मवेत्ताओं ने एक स्वर से सदा यही कहा है, मनुष्य की अंतःचेतना स्वनिर्मित है। यह वंश परंपरा से नहीं, संचित संस्कारों और प्रस्तुत प्रयत्नों के आधार पर विकसित होती है। इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के आधार पर अपने मानसिक ढांचे में कोई चाहे तो आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। आनुवंशिकी की मान्यताएं एक हद तक ही सही ठहराई जा सकती हैं। चमड़ी का रंग, चेहरा, आकृति, अवयव आदि पूर्वजों की बनावट के अनुरूप हो सकते हैं, पर गुण, कर्म, स्वभाव भी पूर्वजों जैसे ही हों यह आवश्यक नहीं। यदि ऐसा ही रहा होता तो किसी कुल में सभी अच्छे और किसी कुल में सभी बुरे उत्पन्न होते। रुग्णता, स्वस्थता, बुद्धिमत्ता, मूर्खता, सज्जनता, दुष्टता, कुशलता, अस्त व्यस्तता भी परंपरागत होती, तो प्रगतिशील वर्ग के परिवार के सभी सदस्य सुविकसित होते और पिछड़े लोगों का स्तर सदा के लिए गया गुजरा ही बना रहता। तब उत्थान पतन के लिए किए गए प्रयत्नों की भी कुछ सार्थकता न होती, वातावरण का भी कोई प्रभाव न पड़ता, पर स्थिति ऐसी है नहीं। पूर्वजों की स्थिति से सर्वथा भिन्न स्तर की संतानों के अगणित उदाहरण पग पग पर सर्वत्र बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इससे
मनुष्य की स्वतंत्र चेतना और इच्छा शक्ति की प्रबलता का साक्ष्य ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। मध्यम मनुष्यों की संतान क्या जन्मजात रूप से उस लत से ग्रसित होती है? इस खोजबीन में पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरन उल्टा यह हुआ कि बच्चों ने बाप को मद्यपान के कारण अपनी बर्बादी करते देखा तो वे उससे विरुद्ध हो गए और उन्होंने न केवल मद्यपान से अपने को अछूता रखा, वरन दूसरों को भी उसे अपनाने से रोका। मनुष्यों में गुण सूत्रों के हेर फेर से जो परिणाम सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि बिगड़ने में अधिक और बनाने में कम सफलता मिलती है। विकलांग और पैतृक रोगों से ग्रसित संतान उत्पन्न करने में आशाजनक सफलता मिली है, क्योंकि विषाक्त मारकता से भरे रसायन सदा अपना त्वरित परिणाम दिखाते हैं। यह गति विकासोन्मुख प्रयत्नों की नहीं होती। नीला तोता खाने से उल्टी तुरंत हो सकती है, पर पाचन शक्ति सुधार देने के प्रयोग उतने सफल नहीं होते। देव से असुर की शक्ति को अधिक मानने का यही आधार है। मनुष्यों में मनचाही संतान उत्पन्न करने का प्रयोग सिर्फ इतनी मात्रा में कुछ अधिक सफल हुआ है कि रंग रूप और गठन की दृष्टि से जनक जननी का सादृश्य दृष्टिगोचर हो सके। काया की आंतरिक दृढ़ता, बौद्धिक तीक्ष्णता एवं भावनात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने में वैज्ञानिक प्रयोगों का उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकला है। गुण सूत्रों को बदलने में इन दिनों विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक हेर फेर के साधन जुटाए जा रहे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि यह बाहरी थोप थाप स्थिर न रह सकेगी। उससे क्षणिक चमत्कार भले ही देखा जा सके। शरीर के प्रत्येक अवयव को मस्तिष्क प्रभावित करता है और मस्तिष्क का सूत्र संचालन इच्छा शक्ति के हाथ में रहता है। अस्तु शारीरिक मानसिक समस्त परिवर्तनों का तात्विक आधार इस इच्छा शक्ति को ही मानना पड़ेगा। गुण सूत्रों पर भी इसी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और इसी माध्यम से वह परिवर्तन किए जा सकते हैं जो मनचाही पीढ़ियां उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिकों को अभीष्ट है। अभीष्ट स्तर की पीढ़ियां क्या रासायनिक हेरफेर अथवा विद्युतीय प्रयोग उपकरणों द्वारा प्रयोगशालाओं में विनिर्मित हो सकेंगी? यह एक जटिल प्रश्न है। यदि ऐसा हो सका तो यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य इच्छा शक्ति का धनी नहीं, वरन रासायनिक पदार्थों की पराअवलंबी प्रतिक्रिया मात्र है। यदि यह सिद्ध हो सका तो मनोबल और आत्मबल की गरिमा समाप्त कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जाएगा। पर ऐसा हो सकना संभव दिखाई नहीं पड़ता, भले ही उसके लिए एड़ी चोटी के प्रयत्न कितने ही किए जाते रहे। शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव डाले जाते रहे हैं, पर प्राणी की मूल इच्छा ने उस दबाव को आवश्यक नहीं समझा तो उस तरह के परिवर्तन नहीं ही हो सके। चीन में शताब्दियों तक स्त्रियों के पैर छोटे होना सौंदर्य का चिन्ह माना गया। इसके लिए उन्हें कड़े जूते पहनाए जाते थे। उससे पैर छोटे बनाने में सफलता मिली, पर वंश परंपरा की दृष्टि से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हर नई लड़की के पैर पूरे अनुपात से ही होते थे। प्राणियों के क्रमिक विकास में इच्छा शक्ति का ही प्रधान स्थान रहा है। मनुष्य तो मनोबल का धनी है। उसकी बात जाने भी दें और अन्य प्राणधारियों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि उनकी वंश परंपरा में बहुमुखी परिवर्तन होता रहा है। इसका सामयिक परिस्थितियों का चेतना पर पड़ने वाला दबाव ही प्रधान कारण रहा है। असुविधाओं को हटाने, सुविधाओं को बढ़ाने की आंतरिक आकांक्षा ने
प्राणियों की शारीरिक स्थिति और आकृति में ही नहीं, प्रकृति में भी भारी हेरफेर प्रस्तुत किया है। जीव विज्ञानी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं। यदि पूर्वजों के गुण लेकर ही संतानें उत्पन्न होने वाली बात को सही माना जाए, तो जीवों की आकृति प्रकृति में परिवर्तन कैसे संभव हुआ? उस स्थिति में तो पीढ़ियों का स्तर एक ही प्रकार का चलते रहना चाहिए था। लेमार्क ने प्राणियों का स्तर बदलने में वातावरण को, परिस्थितियों को श्रेय दिया है। वे कहते हैं, इच्छा शक्ति इन्हीं दबावों के कारण उभरती उतरती है। सुविधा संपन्न परिस्थितियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता, अतएव उनका शरीर ही नहीं, बुद्धि कौशल भी ठप पड़ जाता है। अमीरी के अभाव में पले हुए लोग अक्सर छुई मुई बने रह जाते हैं और उनका चरखा बखेर देने के लिए छोटा सा आघात ही पर्याप्त होता है। लेमार्क ने नए किस्म के अनेक जीवधारियों की उत्पत्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि बाहर से मौलिक जीव देखने पर भी वस्तुतः किसी ऐसे पूर्व प्राणी के ही वंशज होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के दबाव से अपने परंपरागत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। जीवों के विकास इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह प्रमाण भरे पड़े हैं कि प्राणियों के अंग प्रत्यंग निष्क्रियता के आधार पर कुंठित हुए हैं और सक्रियता ने उन्हें विकसित किया है। प्रवृत्ति, प्रयोजन और चेष्टाओं का मूल इच्छा शक्ति ही प्राणी सत्ता में विकास अवसाद उत्पन्न करती है। रासायनिक पदार्थों और गुण सूत्रों की वंश परंपरा विज्ञान में कायिक क्षमता को एक अंश तक प्रभावित करने वाला आधार भर माना जाना चाहिए। आधुनिक विज्ञानवेत्ता मौलिक भूल यह कर रहे हैं कि मानवीय सत्ता को उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र समझा है और उसका विकास करने के लिए जनक जननी को नहीं, उनके जनन रस को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। इस एकांकी आधार को लेकर मनचाही आकृति प्रकृति की पीढ़ियां वे कदाचित ही पैदा कर सकें। वैज्ञानिक बीजमन ने चूहों और चूहियों की लगातार 20 पीढ़ियों तक पूंछें काटी और देखा कि क्या इसके फलस्वरूप बिना पूंछ वाले चूहे पैदा किए जा सकते हैं। उन्हें अपने प्रयोग में सर्वथा असफल होना पड़ा। बिना पूंछ के माँ बाप भी पूंछ वाले बच्चे ही जन्मते चले गए। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र शारीरिक हेरफेर से वंशानुक्रम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए प्राणी की अपनी रुचि एवं इच्छा का समावेश होना नितांत आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी खोजों में ऐसे कितने ही प्राणियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने शरीर के किसी अवयव को निष्क्रिय रखा तो वह क्षीण होता चला गया और लुप्त भी हो गया। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जिनमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है वाले सिद्धांत को सही सिद्ध करते हुए अपने शरीर में कई तरह के नए पुर्जे विकसित किए और पुरानों को आश्चर्यजनक स्तर तक परिष्कृत किया। समुद्र तट की गहराई में रहने वाली मछलियों को प्रकाश से वंचित रहना पड़ता है, अतएव उनके आँखों का चिन्ह रहते हुए भी उनमें रोशनी नहीं होती है। आँख वाले अंधों में उनकी गणना की जा सकती है। अंधेरी गुफाओं में जन्मने और पलने वाले थलचरों का भी यही हाल होता है। उनकी आँखें ऐसी होती हैं जो अंधेरे में ही कुछ काम कर सकें। प्रकाश में तो वे बेतरह चौंधिया जाती हैं और निकम्मी साबित होती हैं। समर्थ का चुनाव मात्र शारीरिक बलिष्ठता पर निर्भर नहीं है, वरन सच पूछा जाए तो उनकी मनः स्थिति की ही परख इस कसौटी पर होती है। पशु वर्ग और सरीसृप वर्ग के विशालकाय प्राणी आदिम काल में थे। उनकी शरीरगत क्षमता अद्भुत थी, फिर भी
वे मंद बुद्धि, अदूरदर्शिता, आलस जैसी कमियों के कारण दुर्बल संज्ञा वाले ही सिद्ध हुए और अपना अस्तित्व खो बैठे। जबकि उसी समय में छोटी काया वाले प्राणी अपने मनोबल के कारण न केवल अपनी सत्ता संभालते रहे, वरन क्रमशः विकासोन्मुख भी होते चले गए। जीवों के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि उन्हें परिस्थितियों से जूझना पड़ा। अवरोध के सामने टिके रहने के लिए अपने शरीर में तथा स्वभाव में अंतर करना पड़ा। यह परिवर्तन किसी रासायनिक हेरफेर के कारण नहीं, विशुद्ध रूप से इच्छा शक्ति की प्रवाह धारा बदल जाने से ही संभव हुआ है। जीवन संग्राम में जूझने की पुरुषार्थ परायणता का उपहार ही अल्प प्राण जीवों को महाप्राण स्तर का बन सकने के रूप में मिला है। जिन्होंने विपत्ति से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी और हताश होकर पैर पसार बैठे, उन्हें प्रकृति ने कूड़े कचरे की तरह बुहार कर घूरे पर पटक दिया। किसान और माली भी तो अपने खेत बाग में अनुपयोगी खरपतवार की ऐसी ही उखाड़ पछाड़ करते रहते हैं। विकास की उपलब्धि पूर्णतया जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप ही मिलती है और इस संघर्षशीलता का पूरा आधार साहसी एवं पुरुषार्थी मनोभूमि के साथ जुड़ा रहता है। आनुवंशिकी विज्ञान की अन्य शोधें कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों, पर यह प्रतिपादन स्वीकार्य नहीं हो सकता कि प्राणियों का, विशेषतया मनुष्यों का स्तर पूर्वजों के परंपरागत गुण सूत्रों पर निर्भर है। इच्छा शक्ति की प्रचंड समर्थता के आधार पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों की संभावना को मान्यता देने के उपरांत ही वंशगत विशेषताओं की चर्चा की जाए, यही उचित है। मनुष्य जाति के उज्जवल भविष्य का प्रश्न बहुत कुछ सुसंतति के निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर है। इसके विभिन्न पक्षों पर विचार करना पड़ेगा और आवश्यक आधार खोजना पड़ेगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले ही सामान्य गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन करने पर ही सुविकसित संतान के जन्म की संभावना व्यक्त की थी और अनियंत्रित कामोपभोग को न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया था, वरन उससे अविकसित, निर्बल तथा अयोग्य संतानों के जन्मने की आशंका व्यक्त की थी। विज्ञान भी अब इस तथ्य की पुष्टि करने लगा है। फिलाडेल्फिया मेडिकल सेंटर द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोगों के जो निष्कर्ष पिछले दिनों प्रकाशित हुए हैं, उनमें यही बताया गया है कि कामुक और लंपट व्यक्ति योग्य संतानों को जन्म देने में अक्षम, असमर्थ रहते हैं। इस मनः स्थिति वाले स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न जीवाणु भी निष्क्रिय और निस्तेज ही पाए गए हैं। ऐसे निस्तेज, निराश गर्भाधान से मनस्वी और प्रतिभाशाली बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। अधिक संख्या में संतानोत्पादन शरीर की रासायनिक स्थिति पर निर्भर नहीं है, वरन हार्मोन उत्तेजता से संबंधित है। रासायनिक दृष्टि से जिस स्थिति का एक शरीर बंध्यत्व ग्रस्त होगा, उस स्थिति का दूसरा शरीर बहुप्रजनन की अति भी कर सकता है। ऐसे शरीरों का विश्लेषण करने पर उनके आंतरिक विद्युत प्रवाह को ही उस भिन्नता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। रूस की एक महिला ने 27 बार गर्भवती होकर 23 शिशुओं को जन्म दिया। यह महिला अपने समय में बहुत प्रख्यात हुई थी और सम्राट ज़ार द्वितीय ने उसे सम्मानित किया था। फ्रांस की एक ग्रामीण नारी ने 21 संतानों की मां बनकर इस समय में सर्वाग्रणी जननी का पद प्राप्त किया है। इंडोनेशिया की एक महिला गत 28 वर्षों से हर साल
एक संतान को अनवरत रूप से जन्म देती चली आ रही है। मॉन्टी मिलेटो, इटली की एक महिला श्रीमती रोसा अब तक 26 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। केवल कन्याओं को जन्म देने वाली महिलाओं में प्रथम हैं इंडियाना पॉलिश की श्रीमती सिसिल, जिन्होंने लगातार 14 कन्याओं को जन्म दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं श्रीमती लाइड बुक्स, उनके 13 कन्याएं ही हैं। इन दोनों महिलाओं ने कभी भी पुत्र प्रसव नहीं किया। आयु के न्यून या अधिक होने पर भी प्रजनन अवयव इस स्थिति में हो सकते हैं कि वे संतानोत्पादन कर सकें। गुआरागुएट, ब्राज़ील में 23 बच्चों के पिता जोसे पार फरियो डी एराओ ने 109 वर्ष की आयु में 48 वर्षीय महिला के साथ चौथा विवाह किया है। पूछने वालों को उसने बताया कि यदि मेरे और संतान होती है तो उसे पूर्णतया स्वाभाविक समझूंगा। नववधू का यह प्रथम विवाह था। वह बहुत समय से उसकी प्रेयसी रही। लोगों ने इस वृद्ध विवाह का मखौल उड़ाया तो वधू ने इससे असहमति प्रकट की और उसने कहा, मेरा पति शारीरिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। दक्षिण पेरू के आरिक्या अस्पताल में एक 11 वर्षीय बालिका ने 3 किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। इससे पूर्व कम उम्र की लड़की द्वारा प्रजनन का पहला रिकॉर्ड यह है कि 1938 में एक 7 वर्षीय बालिका लिंडा मेडिना ने कैस्ट्रोविरेना के अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया था। यह प्रमाण बताते हैं कि शरीर की स्थिति पर प्रजनन निर्भर नहीं, वरन उसका सीधा संबंध ऐसी चेतना से है जो कायगत रासायनिक पदार्थों से कहीं ऊंचा है। इन तथ्यों पर विचार करने से काम प्रवृत्ति को नियंत्रित, परिष्कृत, परिपुष्ट, प्रबल और शिथिल बनाने को ही नहीं, अपितु अभीष्ट संतानोत्पादन के लिए उस विशिष्ट चेतना के साथ संपर्क बनाना पड़ेगा जो अस्थिमांस से नहीं वरन अंतः चेतना से संबंधित है। चेतना का यह स्तर योगाभ्यास की कुंडलिनी उत्थान जैसी साधना पद्धतियों से संबंधित है। ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण पालन और उस ओजस शक्ति का प्रखर व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तन भी इसी स्तर की साधनाओं द्वारा संभव हो सकता है।